वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पोटेंशियोमीटर को आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डेरिवेशंस के लिए वीडियो अलग है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इधर सामने भी आपके सामने आ गया है लिंक, वहाँ से भी लिंक निकाल सकते हैं। पहले पोटेंशियोमीटर के बेसिक्स सीख लीजिए। ये जो लेक्चर है इट इज़ मेंट फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कौन कौन से आते हैं पोटेंशियोमीटर पे और न्यूमेरिकल्स किस नेचर के रहते हैं, उसका डिस्कशन इस वीडियो में होगा। तो पोटेंशियोमीटर में एक वायर रहती है, आप इसको सिंगल वायर ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ये वायर 4 मीटर लॉन्ग होती है और किसी किसी पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर भी रहती है, लेकिन 4 मीटर लेंथ ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हमने कभी कभी ऐसे भी दिखाया है न्यूमेरिकल्स में। डायग्राम जो सर्किट डायग्राम है इस तरह से बनाया हुआ है 4 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और यहाँ पे लगी हुई हैं थिक कॉपर स्ट्रिप्स जैसे कि मीटर ब्रिज में थे। तो वैसे 4 मीटर लॉन्ग है, लेकिन इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक ही बार में दिखा देंगे कि ये पूरी वायर का लेंथ है 4 मीटर। सर्किट डायग्राम में चल जाएगा ऐसे। जो ऊपर सेल लगा हुआ है जो कि इस पोटेंशियोमीटर वायर को करंट सप्लाई करता है, उसको हम ड्राइवर सेल कहेंगे। ड्राइवर सेल नीचे जिस सेल का ईएमएफ हमें इतने लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उससे इस ईएमएफ को बैलेंस करना है, उस सेल को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल सेल। यानी जिस सेल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका नाम एक्सपेरिमेंटल सेल और ऊपर वाले सेल को ड्राइवर सेल। एक टर्म इसमें बार बार आती रहती है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन अ क्वांटिटी। वो क्वांटिटी यहां पे है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब अगर पूरी लेंथ पे हमें इस बैटरी से मिले, क्योंकि यहां पे एक रेजिस्टेंस भी है ना सीरीज में लगा हुआ, जिसको के रियोस्टेट कहते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा हो तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है, जैसा हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में। तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज मिलके इसके बराबर आएंगे। तो कुछ वोल्ट यहाँ है कुछ यहाँ है इस बैटरी के। मान लो यहाँ पे अपने को मिलते हैं 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितने लेंथ के अक्रॉस? 4 मीटर लेंथ। तो बेटा इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया 2 वोल्ट पर मीटर। सो सिंपल। जैसे चीनी का रेट होता है कि चीनी क्या रेट है, तो वो बोलते हैं अभी चीनी जो है हम दे रहे हैं 50 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे हर मीटर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट मिलेगा 1 मीटर लेंथ पे। तो ऑब्वियस है एल मीटर लेंथ पे कितना होगा फिर? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल मीटर वो आएगा बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कंप्लीट लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इनटू स्मॉल एल आ जाएगा। अगर ये वाला वोल्टेज सेल का ईएमएफ और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गए, देखो बेटा यहां करंट आएगा, इधर को करंट ऐसे फ्लो होने का मतलब है ये वाला पॉइंट होगा प्लस, ये वाला पॉइंट होगा माइनस। अगर हम प्लस को प्लस से जोड़ें, माइनस को माइनस से जोड़ें, दो सेल्स को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और ये दोनों जो सेल्स हैं वो बराबर ईएमएफ के हो, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हो इनका, ये वाला सेल चाहेगा करंट जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह, ये सेल चाहेगा कि करंट पॉजिटिव नेगेटिव जाए इधर को।
तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं और दोनों में बराबर की शक्ति है, शक्तिमान। तो जैसे वो रामायण में महाभारत में होते थे ना कि दोनों तीर अगर सेम एनर्जी के आगे तो टकरा के हो जाता था स्वाहा, उसी तरह बेटा अगर दोनों सेल सेम ईएमएफ के होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से करंट जाना बंद हो जाएगा, करंट जीरो जाएगा। बेटा एग्जैक्टली यही चीज यहां पे है। जैसे जैसे आप जॉकी को वायर पे राइट को स्लाइड करते हो ये लेंथ बढ़ता जाता है, लेंथ बढ़ेगा तो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसको मैं V बिटवीन A एंड J लिख देता हूं, वो बढ़ता जाएगा। एक जगह जाके ये वाला वोल्टेज जैसे ये इसको पूरा पूरा बैलेंस कर लेता है, जब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो यहां से करंट जाना बंद हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग आएगी, जिसको हम बोलते हैं कि बैलेंस पॉइंट आ गया है। ओके, ये तो था थ्योरी के इसके पीछे क्या है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा, क्योंकि इसी वोल्टेज ने इस सेल के ईएमएफ को बैलेंस करना है। ईएमएफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हुआ, V बाय एल का वैल्यू अगर स्मॉल है, चेक करिए बड़े ध्यान से, V बाय एल अगर स्मॉल है, E उतना ही है, तो बेटा L का वैल्यू लार्ज आएगा। सोचिए ध्यान से जरा बेटा, हमारे पास जेब में बेटा 400 रुपीज है। एक दुकानदार बेच रहा है शुगर के, मैं 50 रुपए पर केजी दूंगा, तो बोले कितनी शुगर आएगी बेटा, तो 400 बाय 50 कर दो बेटा, 8 केजी शुगर परचेज कर पाएंगे। एक और शॉप पे गए, वो कहता मैं 40 रुपीज पर केजी दे दूंगा बेटा। ग्रेडियंट कम हो गया, ग्रेडियंट कम हो गया तो हम लेंथ जो है जिस पे बैलेंस पॉइंट आएगा वो दूर जाके आएगा, यही पॉइंट है। 40 रुपीज पर केजी शुगर हुई तो बेटा हम परचेज करेंगे 10 केजी ऑफ शुगर। एग्जैक्टली सेम वे में अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट डाउन हुआ तो बैलेंस पॉइंट उसी सेल के लिए एक बड़े लेंथ पे आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा हुआ तो बैलेंस पॉइंट छोटे लेंथ पे आएगा। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू अगर डिक्रीज हो गया तो जो बैलेंस पॉइंट का लेंथ है वो इंक्रीज हो गया। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रहा, बैलेंस पॉइंट ज्यादा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा हुआ तो बैलेंस पॉइंट छोटे लेंथ पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मेरी बैलेंस पॉइंट पे लेंथ आई बेटा 50 सेंटीमीटर और उसमें जो ऑर्डिनरी स्केल है उस पर डिवीजन मिलीमीटर में होते हैं और 1 मिलीमीटर के बनते हैं सेंटीमीटर 0.1, तो 50 सेंटीमीटर में 0.1 का एरर हो सकता है। एक और पोटेंशियोमीटर पे जब मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर लिया तो मेरा बैलेंस पॉइंट आ रहा है 200 सेंटीमीटर पे, उसमें भी 0.1 का एरर है। तो परसेंट एरर किसमें ज्यादा होगा, करते रहे बड़ी बार 11th क्लास में, 0.1 बाय 50 इंटू 100 या फिर 0.1 बाय 200 इंटू 100। बेटा ये वाला एरर आएगा जस्ट 0.05%। 1 बाय 2 0.5 होता है ना, ये 0.1 बाय 2 है 0.05, और इधर जो है एरर वो आएगा बेटा पॉइंट लाओगे 0, 0 से 0 कैंसिल, 1 बाय 5 इज 0.2%। बेटा ये बड़ा एरर है। तो हम क्वेश्चन आता है कि हम एक पोटेंशियोमीटर लंबी वायर वाला क्यों ले रहे हैं, 1 मीटर वाला क्यों नहीं। तो एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2014, मैंने ये शीट जो है आपको सेंड कर दी है, ये आप गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करेंगे बच्चे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये 2014 का, बोर्ड एग्जाम 2014 में आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ लॉन्ग वायर in potentiometer?
तो आंसर लिख पाएंगे अब आप, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है। वायर की लेंथ अगर ज्यादा होगी, टोटल लेंथ, तो V/L यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। ग्रेडियंट कम होगा तो बैलेंस पॉइंट बड़े लेंथ पे आएगा, और जितना आंसर बड़े लेंथ पे आएगा उतना ही एक्यूरेसी, उसमें एरर के चांसेस कम होंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इसलिए पोटेंशियोमीटर में हम यूज करेंगे अ लॉन्ग वायर। सेकंड क्वेश्चन सेम ईयर का, इसमें 3 पार्ट्स थे। सेकंड पार्ट इज व्हाई शुड वी हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वायर है, इसकी थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं हर जगह पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे। तो ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा वायर में फ्लोइंग करंट I इनटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस R। बट R जैसे आप जानते हैं रो इंटू L/A होता है। हम चाहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाय लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ। बेटा 2 तरीके हैं, या तो सारे का वोल्टेज निकाल लो और सारे की लेंथ से डिवाइड कर लो, या फिर इतने पार्ट का वोल्टेज निकाल लो डिवाइड बाय इतने पार्ट की लेंथ कर लो, वो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हम चाहते हैं ये कांस्टेंट रहे पोटेंशियोमीटर में। तो इधर क्या क्या बचा बेटा? करंट बचा, रो बचा और ए बचा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये पूरा भी कांस्टेंट होना चाहिए। पूरा कांस्टेंट होने का मतलब पूरी वायर में एक ही करंट फ्लो होना चाहिए, पूरी वायर सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी हर जगह सेम आनी चाहिए। और तीसरा पैरामीटर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला बेटा πr², इसकी वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म आनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखते हैं ताकि हर जगह हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू सेम मिले, इसलिए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखना है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं, इसी ईयर का 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन है EMF ऑफ ड्राइवर सेल इज ग्रेटर देन EMF ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल। ऐसा क्यों? वेरी सिंपल। अगर ये सेल बेटा 30 वोल्ट का है, सपोज, ज्यादा ऊपर लिखा गया, नीचे लिखते हैं, ये सेल है 30 वोल्ट का, तो 30 में से बेटा कुछ वोल्ट इसको मिल गए, लेट से 10 इसको मिल गए, और इस सारे को मान लो 20 मिल गए, या यही वाला ले लेते हैं, इसको पूरे को 8 वोल्ट मिले और 22 वोल्ट मिले इसको बेटा। तो 30 वोल्ट में से कुछ वोल्ट इसको गए। अब ये सारे आप यूज नहीं कर रहे, आप तो 8 वोल्ट में से कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं। मान लो 8/4 मीटर लेंथ थी, 2 वोल्ट पर मीटर जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आप लेंथ यूज कर रहे हैं अगर 2 मीटर, तो 1 मीटर वायर पे 2 वोल्ट है, 2 मीटर वायर पे कितने वोल्ट होंगे? 4 वोल्ट। तो बेटा 4 वोल्ट को बैलेंस कर सकता है। बात समझे? अब देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, ध्यान से देखो बेटा। जो ड्राइवर सेल का EMF है वो एक्सपेरिमेंटल सेल से बड़ा होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, जैसे पापा की सैलरी आती है बेटा, उस सैलरी में से कुछ बच्चों की फी जाती है, कुछ गैस के सिलेंडर को जाते हैं, कुछ आपके जियो को चले जाते हैं पैसे, क्योंकि आप जियो के थ्रू देख रहे हैं, अब क्या करें, और कुछ अमाउंट जो है वो मम्मी को सूट भी सिलवाना है, ठीक है। अब मम्मी का सूट का अमाउंट बड़ा होना चाहिए कि पापा की सैलरी बड़ी होनी चाहिए? सोच लो बस अपने आप, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। पापा की सैलरी का कुछ अमाउंट सूट में खर्च कर सकते हैं, बट पापा की सैलरी है बेटा 50,000 और सूट ले रहे हैं आप 1.5 लाख रुपए का, तो कौन समझदार बोलेगा आपकी मम्मी को? गुस्सा नहीं करना।
चलिए सेम वे बेटा, इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहां चला गया, कुछ यहां पे आ गया, उसमें से भी कुछ हम यूज कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए, राइट। तो ये पार्ट है इस टोटल वोल्टेज का कुछ, जिसने इसको बैलेंस करना है। तो अगर ये पार्ट है इसका, तो ये भी इसी का कुछ पार्ट होना चाहिए। तो ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन बेटा फेमस है पोटेंशियोमीटर पे। ये क्वेश्चन है आया बेटा 2019 में, आज वाली असाइनमेंट जो सेंड किया उसमें है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी पार्ट है। क्वेश्चन इज व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड? Why is potentiometer preferred over a voltmeter? To measure EMF. पोटेंशियोमीटर का पहला यूज था कि दो EMFs को हमने कंपेयर करना है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया है आपको। अब क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर से क्यों नहीं निकाल लेते? वोल्ट मीटर बड़ा बहुत सिंपल काम है, दो तारें लगाई, सेल को जोड़ दिया और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उससे क्यों नहीं निकाल देते हम वोल्ट मीटर से EMF? रीजन, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और सेल से जब हम करंट को ड्रॉ करते हैं तो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो रह जाता है इक्वल टू E माइनस IR। तो V का वैल्यू जो है वो E से कम रहता है व्हेन वी ड्रॉ अ करंट फ्रॉम द सेल। V इक्वल टू E कब आएगा? V इक्वल टू E कब आएगा? जब करंट होगा 0। अगर हम सेल से करंट ड्रॉ करना बंद कर दें तो सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज एग्जिस्ट करती है उसी को ही EMF कहते हैं। तो EMF की डेफिनेशन है कि सेल से करंट नहीं आना चाहिए। जबकि वोल्टमीटर क्या करेगा बेटा? अगर ये अपनी बैटरी है, एक्साइट की है लेटर से, यहां पे आप एक वोल्टमीटर लगाते हो, तो वोल्टमीटर में अंदर एक कॉइल होता है, कॉइल में करंट चलेगा, कोई मैग्नेटिक पोल्स लगे होते हैं, उसके कारण फोर्स लगती है, सुई आगे चलती है बेटा। तो करंट अगर हम वोल्ट मीटर को देंगे, उसकी कॉइल को करंट देंगे, तभी तो सुई आगे जाएगी ना बेटा। तो वोल्ट मीटर को डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए करंट चाहिए, और वो करंट कहां से आना है? बैटरी से। तो बेटा अगर करंट ड्रॉ कर लिया हमने, तो फिर वो वोल्टेज जो दिखाएगा ना वोल्ट मीटर, वो EMF से कम होगा। तो हमें निकालना है EMF के लिए कंडीशन इज करंट ड्रॉन शुड बी 0। तो बेटा वोल्ट मीटर की खासियत ये है कि जब ये सेल को बैलेंस कर लेता है, उस टाइम जब ये सेल, ये भी 4 वोल्ट का है, यहां भी 4 वोल्ट हो गए, तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या आती है? 0। जैसे मैंने बताया बल्ब का जलना बंद हो जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ गई। तो जब हम इस सेल का EMF निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, उस टाइम हम सेल से करंट नहीं ड्रॉ कर रहे होते। किसमें? पोटेंशियोमीटर में। वोल्ट मीटर में करंट ड्रॉ होता है, पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पे मेन जो की पॉइंट है, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए अपने आप। नल पॉइंट का मतलब है कि सेल को बैलेंस कर लेना, सेल को उस कंडीशन में ले आना जहां पे सेल से करंट ड्रॉन हो जाता है 0। उस कंडीशन को बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। तो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड, यानी पोटेंशियोमीटर जब सेल का वोल्टेज निकालता है उस टाइम वो सेल के एनर्जी को, करंट को ड्रॉ नहीं करता। करंट नहीं ड्रॉ हुआ, दैट मीन्स अभी आप जो मेजर करेंगे वोल्टेज सेल के अक्रॉस, वो वोल्टेज EMF के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस IR।
पर क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, आपको इतना सारा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे सिंस पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड, दैट इज इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, whereas voltmeter draws some current, hence potentiometer is preferred over voltmeter. होप यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। अब न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पे चलते हैं। चलिए अब आज के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इसी साल क्वेश्चन आया 2020 में। क्वेश्चन नहीं, डायग्राम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन इतना ही है बस, डायग्राम बाद में हमने ड्रॉ करना है। In a potentiometer, a cell of EMF 5 volt sends a steady current through a 10 meter long wire. Two cells of EMF E1 and E2 were connected in series, first in same direction, then in opposite direction. एक बार दो सेल्स को लगाया बेटा सेम ऑर्डर में ताकि उनके EMF प्लस हो जाए, और एक बार लगाया इनको अपोजिट ऑर्डर में, यानी माइनस को माइनस से जोड़ दिया बेटा। तो अगर सेल्स को सेम ऑर्डर में जोड़ते हैं, जैसे टॉर्च में सेल डालते हो ना, एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से जोड़ते हो, फिर इनके ईएमएफ प्लस हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे जोड़ दोगे प्लस को प्लस से या माइनस को माइनस से, तो ये कैंसल आउट भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ईएमएफ था, जब हमने की यहाँ पे लगाई ऊपर की तरफ, जब ये वाला पार्ट सर्किट में था, तब बैलेंस पॉइंट आया 700 सेंटीमीटर पे, और जब हमने उल्टा जोड़ दिया इनको, तब बेटा बैलेंस पॉइंट आया 100 सेंटीमीटर पे। देखो सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना, समझना उसमें क्या क्या गिवन है, फिर जो मेन चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए आप क्वेश्चन पेपर पे ऑफ कोर्स, ताकि आपको दिखता रहे कि मुझे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट करना है। अब आगे प्रोसेस सिंपल है। पहले क्या था, यहाँ पे एक सेल लगा था जिसका ईएमएफ E1 था, एक नीचे लगा था जिसका ईएमएफ E2 था। तो आप सीधा लिख देते थे E1 बाय E2 इक्वल टू बस L1 बाय L2। अब ऐसा नहीं यूज कर सकते बेटा। अब क्या है इस बार, E1 प्लस E2, जब ये वाला कॉम्बिनेशन लगाया तो बैलेंस पॉइंट 700 सेंटीमीटर यानी कि 7 मीटर पे आया। बेटा बात समझ में आई? 700 मीटर पे बैलेंस पॉइंट आया था जब दोनों सेल्स को एक ही डायरेक्शन में लगाया था। उस टाइम ईएमएफ था E1 प्लस E2। तो अभी मैंने बताया कि A और J के बीच में कितना वोल्टेज है, अभी AJ1 लिखता हूं, वो आएगा लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया, तो सीधा ये 5 वोल्ट जो है वो AB के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 10 मीटर के अक्रॉस, तो बेटा 1 मीटर के अक्रॉस कितना आएगा, 5/10। यूनिटरी मेथड, 10 मीटर को मिले 5 वोल्ट, 1 मीटर को मिले 10/5, तो 7 मीटर को कितने वोल्ट मिले इंटू 7। ये मीटर है बेसिकली, 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये आया बेटा 3.5। इसी तरह जब हमने सेल्स को अपोजिट लगा दिया तो E1 माइनस E2, फिर जो बैलेंस पॉइंट है वो शॉर्टर लेंथ पे आ गया AJ2 पे, इतने लेंथ में आ गया। ग्रेडियंट तो नहीं चेंज हुआ ना, 5 वोल्ट थे 10 मीटर थे अब भी, लेकिन बैलेंस पॉइंट इस बार 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर पे आया। बेटा कितना आंसर आ गया, 0.5। बस फिजिक्स इतना ही है, बाकी तो आगे कर लोगे अपने आप। दोनों को ऐड कर दो, कैंसल आउट, 2E1 इक्वल टू 4 मीन्स E1 इक्वल टू 2 वोल्ट। एक आंसर आ गया। E1 का वैल्यू पुट कर दो बेटा, E2 निकल आएगा। तो E2 आना चाहिए आपका 1.5 वोल्ट। अपने आप ट्राई करना, आगे हो जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया बस, अलग अलग सेल लगाने की बजाय एक बार दोनों को लगाया सीरीज में,
एक बार दोनों को लगाया सीरीज में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, इसमें ईएमएफ माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, लेंथ भी दिया है, ग्रेडियंट आपके पास है, तो ग्रेडियंट को जो बैलेंस पॉइंट का लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करो, तो उससे इस कॉम्बिनेशन का या सेल का कितना वोल्ट है वो निकल आता है। तो अगर ये E1 प्लस E2 बैलेंस हुआ 7 मीटर पे, तो 10 मीटर टोटल लेंथ पे वोल्ट थे 5, 1 मीटर पे 5/10, 7 मीटर पे कितने होंगे, इक्वेट करो। ऐसे E1 माइनस E2 निकालो और दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। चलिए बेटा, सेम लाइंस पे क्वेश्चन है अब AIPMT 2016 का। आज जो शीट अब आपको सेंड की है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। जिनके पास शीट नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। पोटेंशियोमीटर वायर है इस बार 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेल का वोल्टेज नहीं दिया। सेल्स को फिर से सीरीज में एक बार सपोर्टिंग ईच अदर, सपोर्टिंग मतलब माइनस को प्लस से जोड़ दिया, एक बार अपोजिट साइड में जोड़ दिया, माइनस को माइनस से। तो बैलेंस पॉइंट आए पहले 50 सेंटीमीटर, फिर दूसरी बार आया 10 सेंटीमीटर। तो इस बार आप पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, जो EMF जो सपोर्टिंग केस में वो E1 प्लस E2 होगा, विच शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पता नहीं कितना है, लेकिन बैलेंस पॉइंट कहाँ पे, 50 सेंटीमीटर पे। सेंटीमीटर चलने तो चल जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड ही करना है अल्टीमेटली। जब सेल लगाए अपोजिट तो E1 माइनस E2, पोटेंशियल ग्रेडियंट वही रहेगा लेकिन बैलेंस पॉइंट आया 10 सेंटीमीटर पे। दोनों को करिए डिवाइड, आपको सिर्फ रेशो ऑफ E1 इज टू E2 निकालना है। तो 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, E1 प्लस E2 आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो 5 इंटू E1 माइनस E2। E1 एक साइड पे कर लो, इसको भी इधर ले आओ, 4E1 चेक करो, 4E1। ये वाला 5 इधर लेके आओ बेटा, तो 5 प्लस 6 E2। तो क्वेश्चन है E1 बाय E2 का रेशो क्या आया, तो वो आया 3:2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। होप क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो एक्सपेरिमेंटल सेल का EMF होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू जितनी लेंथ पे सेल बैलेंस हुआ, बस। जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए थे E1 प्लस E2, अपोजिट लगा दिए तो E1 माइनस E2, दोनों का बैलेंस पॉइंट का लेंथ लिख दो। अगर मीटर बनाते हो तो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे बाय 100 आएगा, बट वो कैंसिल ही हो जाना है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कंपोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हो, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इस तरह से कर लेंगे, और जो बाय वाले बच्चे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार आंसर नोट डाउन कर लो। जिनके पास शीट है दे कैन जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर, शीट नहीं है तो क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट कर लो बेटा। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर वाली शीट का। क्वेश्चंस टोटल मैंने दिए हैं आपको 11, बट बाकी जो हैं वो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकल जाएंगे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन which must be explained by the teacher. Potential gradient across the wire AB is k volt per meter. क्वेश्चन नंबर 9 है शीट में, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम ईयर 2010 AIPMT। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि वोल्टेज बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू के वोल्ट पर मीटर। जब हमने 1 और 2 को कनेक्ट किया, यहां पे जो एमीटर है वो 1 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है। 1 एम्पियर करंट जब यहां से जाएगा तो यहां पे वोल्ट्स होंगे इक्वल टू I इंटू आर, I इज 1। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल टू R,
और इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा 1 इंटू एक्स, यानी कि x। तो जितना रेजिस्टेंस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हमने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया। 1 को 2 से जोड़ेंगे तो पहले हम यहाँ पे एक सेल लगाया करते थे जो कुछ लेंथ पे जाके बैलेंस हो जाता था। तो वो बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ पे आया जब हमने सिर्फ ये वाला वोल्टेज यूज किया। कितना, R। तो हम लिखेंगे R इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, यानी K लिखा हुआ है, इनटू L1, और V/L का वैल्यू हमें K दिया हुआ है। ये बेटा R का वैल्यू आ गया। तो एक तो पूछा है कि R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू है KL1, जो कि यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन ये दो ऑप्शन इसका मतलब है रॉन्ग ऑप्शन है। अब हमने चूज करना है इन दोनों में से एक सही ऑप्शन कौन सा है। जब हम इस कनेक्शन को यहां से हटा के पॉइंट 3 पे लगा देंगे, पॉइंट 3 पे लगा दिया, तो आपने जो ये ए और जोकी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया वो सारे ही यूज कर दिया आपने बेटा। ये तो सारे के अक्रॉस कितने वोल्ट होंगे, सीरीज में आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है। तो ये R वोल्ट हैं, ये X वोल्ट हैं, तो टोटल कितना हो गया, वेरी नाइस, R प्लस X। ये भी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू नया बैलेंस पॉइंट L2 होगा। लेकिन आपको दूसरा रेजिस्टेंस X निकालना है बेटा, कितना है। तो ये R का वैल्यू है, ये R प्लस X का है। R का वैल्यू इधर पुट कर दो, KL1 प्लस X इक्वल टू KL2। तो X इक्वल टू क्या आया, इसको बेटा इधर शिफ्ट कर दो, सो K इंटू L1, सॉरी L2 माइनस L1। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा मैं वैसे भी रिपीटेडली बोलता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिजिक्स का इसेंशियल पार्ट है। सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल को थॉरोली पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, एक सूटेबल डायग्राम, अगर जैसे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का है तो एक सर्किट डायग्राम, अगर लाइट का क्वेश्चन है तो रे डायग्राम, कोई ना कोई डायग्राम बनेगा बेटा। डायग्राम से आप इसको विजुअलाइज इजीली कर पाओगे। इसके बाद फिर आप देखो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने पास इक्वेशंस मैथमेटिकल कौन कौन सी अवेलेबल हैं और वो हमारे फ्रेमवर्क में कैसे फिट होती हैं। जो चीज़ निकालनी है उसके लिए कौन सी इक्वेशन सूटेबल होंगी, ये पर स्ट्रेटजी रहेगी क्वेश्चन करने की। इसके बाद बाकी तो आंसर निकालना तो बेसिकली ये मान के चलिए कि 90% तो मैथमेटिक्स होता है उसके बाद। सो फर्स्ट इज टू डिजाइन द स्ट्रेटजी, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे फिर एक तरीका होता है नॉक आउट द इम्पॉसिबल चॉइसेस, जो पॉसिबल नहीं हो सकता उस पर ध्यान मत दो। जैसे हमने R निकाल दिया था KL1, तो KL1 दो जगह था, तो हमने ये वाले नहीं देखने कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि KL2 आंसर नहीं आ सकता, KL1 भी नहीं आ सकता। तो यहां पे KL2 लिखा होता, चेक करो जरा, KL2 आंसर नहीं हो सकता, KL1 भी नहीं हो सकता। तो हमें कुछ और निकालना था कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। सो उसके लिए फिर से हमने EMF ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस पॉइंट कर दिया और डायरेक्टली आंसर निकलने को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो होप यू एंजॉयड दीज न्यूमेरिकल्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। जिन बच्चों को शीट नहीं मिली है वो क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।